हेलो गाइस, मेरा नाम है जयेश और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 2 को। तो सीजन 2 की शुरुआत होती है अरिसु, उसागी, कुइना और चीशिया के साथ, जो शिबुया चौराहे पर इकट्ठा हुए हैं। ये वही जगह है जहां अरिसु ने सबसे पहला गेम खेला था और अब वो सब वापस वहां आ गए हैं, ये सोच कर के शायद यहाँ से कुछ शुरू हो। वो सभी 1 घंटे से ज्यादा टाइम तक वहीं खड़े थे, आसपास देखते रहते हैं, पर कोई गेम अनाउंस नहीं होता, ना ही किसी स्क्रीन पर कोई इंस्ट्रक्शन दिखता है। सब धीरे धीरे बेचैन होने लगते हैं। इसी बीच उसागी को दूर से कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है, एक धीमी सी गड़गड़ाहट जैसी। वो ध्यान लगाकर सुनने लगती है, तभी दूर से कई गाड़ियां आती है और कुछ लोग उनमें से निकलते हैं। वो बताते हैं कि गेम तो बहुत पहले शुरू हो चुका है। क्वीना उन्हें देखकर चौंक जाती है। वो बताती है ये लोग तो बीच वाले ग्रुप से हैं, मतलब वो लोग जो पहले एक साथ गेम खेलते थे। पर कुछ ही पल बाद माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अचानक कहीं से गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। बिना किसी वार्निंग के कोई अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं जान बचाने के लिए। अरिसु, उसागी, क्वीना और चिशिया भी बिना टाइम गवाए अलग अलग दिशा में दौड़ पड़ते हैं। किसी को भी समझ नहीं आता कि फायरिंग कहाँ से हो रही है, किस दिशा से गोली आ रही है और कौन चला रहा है। सबके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। इस पूरे कोहराम को देखकर अरिसु सुझाव देता है कि सबको अलग अलग हो जाना चाहिए ताकि एक साथ मारे न जाएं। वो कहता है कि हर कोई अपनी अपनी सेफ जगह ढूंढे और खुद को बचाए। भागते हुए सब लोग रोड किनारे खड़ी गाड़ियों के पीछे छिपने लगते हैं। छुपे हुए ही होते हैं कि अचानक आसमान से एक प्लेन उड़ता हुआ दिखता है और उस प्लेन से एक बड़ा सा किंग ऑफ स्पेड्स का कार्ड लटक रहा होता है। यह देखकर अरिसु को समझ आ जाता है कि यही शख्स जो गोलियां चला रहा है वही है किंग ऑफ स्पेड्स, यानी कि इस गेम का किंग कार्ड वाला प्लेयर, और वो अकेला ही इतना बड़ा अटैक कर रहा है। जब सब अलग हो चुके होते हैं तो अरिसु और उसागी को एक छिपने की जगह मिल जाती है। वहीं अरिसु की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो काले कपड़े पहने हैं और उसके चेहरे पर मास्क है। वो तेज कदमों से उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। सब लोग मान लेते हैं कि यही असली किंग ऑफ स्पेड्स है। वो मास्क वाला आदमी फिर गोलियां चलाने लगता है और जो भी सड़क पर दिखता है उसे मारना शुरू कर देता है। अरिसु एक छोटे से लड़के को देखता है जो जमीन पर गिरा हुआ है जख्मी हालत में। वो और उसागी मिलकर उसे खींचकर एक गाड़ी के पीछे लाते हैं, लेकिन जब देखते हैं वो लड़का तो पहले ही मर चुका होता है। वहीं पास में क्वीना और चीशिया भी एक और गाड़ी के पीछे छिपे होते हैं। अब सबको लगने लगता है कि उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। मास्क वाला आदमी लगातार फायरिंग कर रहा है और अब उनकी बारी है मारे जाने की। तभी एक गाड़ी उनकी तरफ आती है और उन सबके सामने रुकती है। गाड़ी चला रही होती है एन, और उसके साथ में तत्ता भी होता है। तत्ता गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकता है और चिल्लाकर कहता है जल्दी अंदर आओ। अरिसु, उसागी, क्वीना तुरंत गाड़ी में चढ़ते हैं, पर जैसे ही चीशिया अंदर चढ़ने वाला होता है उसकी नजर जमीन पर पड़ती है। एक ग्रेनेड गाड़ी के बहुत पास पड़ा होता है। वो बिना वक्त गवाए एन और बाकियों को चिल्लाकर कहता है बिना मेरे निकल जाओ यहाँ से। एन गाड़ी दौड़ाती है और तत्ता सबको लेकर वहां से निकल जाता है। गाड़ी में बैठी क्वीना बहुत परेशान दिखती है। उसे चीशिया की चिंता हो रही थी, लेकिन अरिसु उसे कहता है कि चिंता मत करो, चीशिया बहुत बहादुर है, वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। जैसे ही तत्ता सबको उस गोली वाले जगह से दूर ले जाता है, गाड़ी में बैठे ही पूरा ग्रुप मीरा के बारे में बात करने लगता है कि वो असल में कौन है, क्या वो इंसान है या गेम मास्टर, और वो यहाँ इस गेम में क्यों है। इसी दौरान एक और बात सबको समझ आती है कि इस बार पूरा शहर ही बैटल फील्ड बन चुका है, क्योंकि प्लेन हर जगह उड़ रहा है। इसका मतलब यह है कि अब सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरा शहर ही इस गेम का हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ मीरा को दिखाया जाता है जो इस खूनी खेल को देखकर मुस्कुरा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो इस नरसंहार का मजा ले रही हो, चाहे लोग मर रहे हो, रो रहे हो। दूसरी ओर जब अरिसु और उसका ग्रुप बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वो मास्क वाला आदमी 4 और खिलाड़ियों को मार देता है जो एक कार में थे, और फिर उनकी कार को चुरा लेता है ताकि अरिसु के ग्रुप का पीछा कर सके। कुछ ही देर में वो मास्क वाला आदमी अरिसु और उसके दोस्तों के बेहद करीब पहुंच जाता है और फिर फायरिंग शुरू कर देता है। ये देखकर के तत्ता बहुत धीरे गाड़ी चला रहा है एन तुरंत ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और गाड़ी को फुल स्पीड में लेकर दौड़ाती है, मगर एक मोड़ पर उसे बीच रोड में क्रैश कर देती है। किस्मत से कोई ज्यादा घायल नहीं होता, लेकिन उसी वक्त मास्क वाला आदमी वहीं पहुंच जाता है और फिर से गोलियां चलाने लगता है। सब लोग जान बचाने के लिए पास की एक बिल्डिंग की तरफ भागते हैं। इसी भागदौड़ में एन ग्रुप से अलग हो जाती है। शाम होते होते अरिसु और उसागी तय करते हैं कि उसी बिल्डिंग में छिपे रहने से कुछ नहीं होगा, इसीलिए वो खाना ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं।
हैं। वहीं तत्ता और कुइना किसी काम चलाने वाली गाड़ी की तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद तत्ता और कुइना एक कार शोरूम पहुंचते हैं, जहां तत्ता एक शानदार और महंगी कार देखकर एक्साइटेड हो जाता है। वो खुशी से कहता है, अच्छा है अब कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती। लेकिन इतने फ्रीडम के बावजूद भी तत्ता कहता है कि उसे असली दुनिया में वापस जाना है, अपने परिवार के साथ रहने के लिए। कुइना भी उसकी बात से अग्री करती है। उधर अरिसु और उसागी एक ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं और जो भी खाने लायक सामान मिलता है उसे इकट्ठा करने लगते हैं। खाना उठाते हुए अरिसु को अपने पुराने दोस्त और बिताए हुए लम्हे याद आते हैं और वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वहीं उसागी उसे बताती है कि उसका सपना था कि वो एक सेल्स वुमन बने और इसीलिए वो खुद ही सामान बैग में अच्छे से पैक करने लगती है। स्टोर से बाहर निकलने से पहले उसागी एक मैगजीन देखती है जिसके कवर पर उसके मर चुके पापा की तस्वीर छपी होती है। वो अरिसु को बताती है कि अब उसे इस गेम की दुनिया ही अपनी लगती है और वो असली दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती। ये सुनकर अरिसु उसे वादा करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और हर हाल में उसकी रक्षा करेगा। बाद में जब अरिसु और उसागी सड़क पर खाने का बैग उठाए चल रहे होते हैं, तभी तत्ता और कुइना कार में वहां पहुंचते हैं। दोनों को अंदर बिठाकर गाड़ी से वहां से निकलते हैं। अगली सुबह ग्रुप मिलकर सोचता है कि अगर वो ऐसे ही छिपते रहेंगे तो वो मास्क वाला आदमी एक ना एक दिन ढूंढ ही लेगा और उन्हें मार देगा। इसीलिए अरिसु कहता है कि उन्हें गेम का नक्शा बनाना होगा, यानी कि कहां-कहां और कौन-कौन से गेम हो रहे हैं इसकी जानकारी जुटानी होगी। वो समझाता है कि जिंदा रहने के लिए उन्हें उस मास्क वाले से तेज और चालाक बनना होगा और गेम मास्टर्स की स्ट्रेटेजी को तोड़ना होगा, तभी उन्हें असली जानकारी मिलेगी। वो बताता है कि क्लब टाइप के गेम्स में टीम वर्क सबसे ज्यादा मायने रखता है, इसलिए उनका अगला कदम होगा किंग ऑफ क्लब्स का पीछा करना, जो पोर्ट के आसपास घूम रहा है। अरिसु को उम्मीद है कि किंग कार्ड से उन्हें और भी ज्यादा जानकारी मिल सकती है, जो उन्हें इस जानलेवा गेम से बाहर निकालने में मदद करेगी। बिल्कुल भी टाइम बर्बाद किए बिना अरिसु और उसका ग्रुप गाड़ी लेकर उस जगह के लिए निकल पड़ता है जहां ऊपर आसमान में किंग ऑफ स्पेड्स का बड़ा सा कार्ड हवा में तैर रहा था। वो लोग एक ऐसे इलाके में पहुंचते हैं जहां चारों तरफ बड़े बड़े कंटेनर रखे होते हैं। वहां पहुंचने पर वो एक टेबल पर 5 ब्रेसलेट्स रखे हुए देखते हैं, लेकिन रूल के मुताबिक गेम शुरू होने के लिए 5 पार्टिसिपेंट्स होना जरूरी है। सब लोग सोच ही रहे होते हैं कि 5वां खिलाड़ी कौन होगा, तभी अचानक निरागी वहां पर पहुंच जाता है। वो बताता है कि उसने पहले से एक ब्रेसलेट पहन लिया है। उसे जिंदा देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि सबको लगा था कि वो आग में जलकर मर चुका होगा। फिर एक एक करके सभी लोग वो ब्रेसलेट पहन लेते हैं। जैसे ही सब ब्रेसलेट पहनते हैं एक बड़ा सा गेट खुलता है और वो सब लोग उस गेट के अंदर चले जाते हैं जहाँ असली गेम एरिना होता है। जैसे ही सब अंदर पहुंचते हैं वहाँ और भी लोग दिखते हैं और तभी किंग ऑफ क्लब्स खुद को इंट्रोड्यूस करता है। उसका नाम होता है क्यूमा। हैरानी की बात यह होती है कि क्यूमा बिना कपड़ों के वहाँ पर था। वो सबको बड़े आराम से समझाता है कि उसके कपड़े ना पहनने के पीछे कोई मजाक नहीं है, बल्कि ये एक सोच है। वो कहता है कि न्यूडिज्म एक सोशल मूवमेंट है जिसका इतिहास सदियों पुराना है। उसके हिसाब से कपड़े इंसानों की बनाई हुई चीजें हैं, जरूरी नहीं है कि सर्वाइवल के लिए कपड़े पहनना पड़े। ये सब सुनकर अरिसु और उसका ग्रुप चौंक जाता है क्योंकि क्यूमा और उसकी टीम इस वर्ल्ड के रिहायशी होते हैं, यानी कि वो लोग जो इस दुनिया का ही हिस्सा है, बाहर से नहीं आए। इसके बाद फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें क्यूमा की टीम को एक रॉक बैंड के तौर पर परफॉर्म करते हुए दिखाया जाता है। क्यूमा उस बैंड का लीड सिंगर होता है। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है। क्यूमा अरिसु को और उसके ग्रुप को बताता है कि वो इस गेम का लीडर है और इस गेम को उसने अपने ही साथी सितारा के साथ मिलकर बनाया है। सितारा क्लियर कर देता है कि ये गेम उनके लिए भी नया है क्योंकि भले ही वो इस दुनिया का हिस्सा है लेकिन उन्होंने कभी किसी गेम में एक साथ हिस्सा नहीं लिया। इसके बाद क्यूमा अरिसु से कहता है कि वो और उसकी टीम भी अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं और ये गेम ऐसा है कि जो भी टीम हारेगी उसके सब मेंबर मारे जाएंगे। गेम की शुरुआत होती है और क्यूमा इस गेम को नाम देता है ऑस्मोसिस। वो सबको गेम का रूल समझाना शुरू करता है। वो कहता है कि गेम का टाइम 2 घंटे का होगा और इन 2 घंटों में 2 टीमों को पॉइंट्स जमा करने होंगे। जिस टीम के पास ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो टीम जीतेगी। हर टीम की शुरुआत 10,000 पॉइंट से होगी, लेकिन गेम शुरू होने से पहले हर टीम को ये पॉइंट्स आपस में बांटने होंगे जैसे चाहें और जितने चाहें। फिर क्यूमा बताता है कि गेम में पॉइंट्स कमाने के 3 तरीके हैं। सामने वाली टीम से लड़ाई करके, गेम एरिया में छुपा हुआ इक्विपमेंट ढूंढकर और सामने वाली टीम के बेस को छूकर। क्यूमा ये भी बताता है कि हर खिलाड़ी के पॉइंट्स उनके ब्रेसलेट पर दिखते रहेंगे। टीम चाहे तो अपने पॉइंट्स मिलाकर एक साथ हमला भी कर सकती है, लेकिन अगर किसी खिलाड़ी के पास 0 पॉइंट्स है तो वो सामने वाली टीम के पॉइंट्स को देख नहीं सकता। अब बेस के रूल्स की बात आती है। क्यूमा बताता है अगर कोई खिलाड़ी अपने सामने वाली टीम के बेस पोल को छू लेता है तो उसकी टीम को 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे, जो गेम को पूरी तरह पलट सकता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। जो भी खिलाड़ी सामने वाली टीम के बेस को छूने जाएगा उस पर ऊपर लगे पोस्ट गार्ड से लेजर अटैक होगा और उसके खुद के 10,000
10,000 पॉइंट्स कट जाएंगे। अब जबकि गेम असली मायने में शुरू होने वाला है, अरीसू और उसका ग्रुप इन सारे रूल्स को ध्यान में रखकर खेलने की तैयारी करता है। गेम शुरू होता है और दोनों टीमें अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। पूरी स्ट्रेटेजी अरीसू ने बनाई होती है। उसका मानना होता है कि जो खिलाड़ी तेज दौड़ सकता है उन्हें कम पॉइंट्स देने चाहिए और जो स्लो रनर है उन्हें ज्यादा पॉइंट्स। ये उसने पिछले पैटर्न्स को देखकर तय किया था। वो तत्ता को बेस की रक्षा करने के लिए वहीं तैनात करता है और उसे सबसे कम पॉइंट्स देता है। बाकी 4 लोगों को वो 2 ग्रुप में बांट देता है। उसागी और निरागी पहले बाहर निकलते हैं। उनका काम होता है सामने वाली टीम को छूकर पॉइंट्स कमाना। वहीं अरीसू और कुइना छिपे हुए आइटम्स ढूंढने निकलते हैं। कुछ देर बाद उसागी और निरागी एक ओपोनेंट को छूने में कामयाब हो जाते हैं और उनकी टीम को पॉइंट्स मिलते हैं। वहीं कुइना को एक छुपा हुआ आइटम मिल जाता है जिससे उन्हें 2000 पॉइंट्स मिलते हैं। लेकिन जैसे ही कुइना और अरीसू कंटेनर से बाहर निकलते हैं, बाहर क्यूमा उनका इंतजार कर रहा होता है। वो दोनों को बहकाकर खुद से लड़ने के लिए उकसाने की कोशिश करता है। अरीसू फैसला करता है कि वो अकेले क्यूमा से लड़ेगा, लेकिन जैसे ही क्यूमा उसे छूता है, क्यूमा को 2000 पॉइंट्स मिल जाते हैं। बाद में कुइना और अरीसू मिलकर सितारा को घेर लेते हैं और उसे फाइट करके 2000 पॉइंट्स और कमा लेते हैं। यहाँ क्यूमा की बड़ी गलती ये थी कि उसने अपनी टीम के सभी खिलाड़ियों को बराबर पॉइंट्स बांट दिए थे। जब उन्हें पता चलता है कि अरीसू की टीम उनसे 6000 पॉइंट्स आगे है, तब सितारा और क्यूमा मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं। अब उनका टारगेट बनता है तत्ता, जो बेस पर अकेला खड़ा होता है। उन्हें लगता है कि वही एक रास्ता है जिससे वो वापसी कर सकते हैं, चाहे जान जाने का रिस्क ही क्यों ना हो। क्यूमा की टीम सिर्फ यूटा को छोड़कर तत्ता की तरफ बढ़ती है। उस वक्त अरीसू की टीम अभी भी आइटम्स ढूंढने में लगी होती है। जब तत्ता को लगता है कि अब हमला होने वाला है, वो तुरंत बेस पोल को टच करता है और अपने पॉइंट्स को इनफाइनाइट कर लेता है। हमले के दौरान गोकेन, क्यूमा और माकी बेस पोल को छूने में कामयाब होते हैं, लेकिन सितारा नहीं कर पाता क्योंकि तत्ता उसे छू लेता है। इससे सितारा के सारे पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं और वो गेम से बाहर हो जाता है। इस स्ट्रेटेजी के बाद क्यूमा की टीम 4000 पॉइंट से आगे होती है। अब जब अरीसू की टीम पिछड़ने लगती है तो वो दोबारा बट जाती है ताकि फिर से पॉइंट्स कमाने के लिए आइटम खोजे जा सके। अब सब कुछ करने के बाद का सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी तरह गेम में वापसी करना। लेकिन जैसे ही सब अलग होते हैं, क्यूमा की टीम उनका पीछा करने लगती है ताकि ज्यादा पॉइंट्स कमाए जा सके। वो लोग कुइना और उसागी को छूकर उनके पॉइंट्स ले लेते हैं। इसी बीच अरीसू को एक आइटम दिखता है, लेकिन उससे पहले यूटा उसे छू लेती है और अपनी टीम को 3000 पॉइंट्स दिला देती है। अब क्यूमा की टीम 12000 पॉइंट से आगे हो चुकी है। तभी क्यूमा वहां आता है और अरीसू से कहता है, ये गेम बेरहम है और ये सिर्फ किसी एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि एक टीम की लड़ाई है। अब गेम में सिर्फ 30 मिनट बचे हैं और अरीसू की टीम को जीतने के लिए कोई जबरदस्त प्लान चाहिए होता है। थोड़ी सोच विचार के बाद अरीसू एक नया आइडिया लाता है कि अगर उनकी टीम सिर्फ 2 प्लेयर्स क्यूमा के बेस को टच कर ले तो उन्हें 20,000 पॉइंट्स मिलेंगे और वो वापसी कर सकते हैं। सबको लगता है ये आखिरी मौका है, इसलिए सब अरीसू के प्लान को मान लेते हैं। फिर सब एक बार फिर से अलग अलग फैल जाते हैं और क्यूमा की टीम को उलझाने लगते हैं। उसागी किसी तरह गोकेन का ध्यान भटकाने में कामयाब होती है, लेकिन क्यूमा, माकी और यूटा तीनों अपने बेस को टच कर लेते हैं, जिससे उनके पॉइंट्स इनफाइनाइट हो जाते हैं। अब अरीसू की टीम को बेहद संभल कर चलना पड़ता है, क्योंकि अगर उनमें से किसी को भी क्यूमा की टीम का कोई इनफाइनाइट पॉइंट वाला खिलाड़ी छू लेता है तो वो सीधे मर जाएगा और टीम को 10,000 पॉइंट्स का नुकसान होगा। अब टीम की गिनती होती है और अरीसू, कुइना और निरागी तीनों क्यूमा के बेस की तरफ दौड़ पड़ते हैं। कुइना माकी को डिस्ट्रैक्ट करती है और अरीसू, जिसका ब्रेसलेट ऑफ होता है, क्यूमा को इलेक्ट्रिक शॉक देता है। इस मौके का फायदा उठाकर निरागी दौड़ता है और यूटा को चकमा देकर बेस को टच कर लेता है। इसके बाद निरागी वापस आकर माकी से लड़ाई करने लगता है ताकि कुइना को बेस तक पहुंचने का मौका मिले, लेकिन अफसोस यूटा और माकी मिलकर कुइना को बेस से दूर धकेल देते हैं और अपनी टीम के लिए 500 पॉइंट्स कमा लेते हैं। अब गेम में सिर्फ 20 मिनट बचे हैं और क्यूमा की टीम अभी भी 3000 पॉइंट्स आगे होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि अरीसू की टीम में बाकी मेंबर्स मायूस होकर अलग अलग कोनों में बैठे होते हैं, लेकिन अरीसू हार मानने को तैयार नहीं होता। वो अभी भी कोई और रास्ता ढूंढ रहा होता है पॉइंट्स कमाने का। उसागी भी हार मानने वालों में से नहीं होती। वो अकेले ही मैदान में निकल पड़ती और आखिरी आइटम ढूंढ लेती है, जिससे उसकी टीम को 2500 पॉइंट्स मिल जाते हैं। दूसरी तरफ निरागी अब बहुत बुरी हालत में होता है। वो पूरे गेम में वो काफी खून बहा चुका होता है। मरने से पहले वो अपनी टीम से मुंह मोड़ लेता है और उसागी पर हमला कर लेता है। जब उसागी पलट कर जवाब देती है तो निरागी उसका सिर जमीन पर पटक कर उसे बेहोश कर देता है। अब जब अरीसू को लगता है कि टीम को सिर्फ 500 पॉइंट्स और चाहिए बराबरी पर लाने के लिए, वो फैसला करता है कि उसे क्यूमा के बेस पर दोबारा अटैक करना ही होगा। फिर वो अकेले ही क्यूमा की बेस की तरफ दौड़ता है ताकि टीम को जीत दिला सके और शायद इस मौत के खेल से सबको बाहर निकाल सके।
अब हम तत्ता का एक फ्लैशबैक देखते हैं। असली दुनिया में वो एक ऑटोमोबाइल गैरेज में काम करता था। उसका नेचर बहुत पॉजिटिव था, हमेशा हंसमुख रहता था, लेकिन फिर भी सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। तत्ता का सपना था कि वो मैकेनिक की नौकरी छोड़ दे, लेकिन मजबूरी ये थी कि उसी से मिलने वाली सैलरी से वो अपनी पढ़ाई के लिए जरूरी कोर्स पूरे कर पा रहा था। एक दिन जब वो काम कर रहा था, उसने गाड़ी उठाने वाला जैक ठीक से सेट नहीं किया था और गाड़ी बैलेंस खो बैठी। वो सीधा गिर गई उसके सीनियर केटो के ऊपर, जिससे उसके हाथ में बुरी तरह चोट लग गई। हाथ की चोट इतनी ज्यादा थी कि कैटो को नौकरी छोड़नी पड़ी। ये बात तत्ता के दिल पर बहुत गहरी लगी। अब वापस आते हैं प्रेजेंट में। तत्ता ये ठान लेता है कि वो अरीसू और बाकी सबकी मदद करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका पुराना गलत फैसला दोबारा दोहराया जाए। वो किसी भी हाल में अपनी टीम को बचाना चाहता है। इस बीच उसागी को निरागी अटैक कर देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। उसागी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है, लेकिन ठीक उसी वक्त अरीसू वहां पहुंच जाता है और निरागी को रोकता है। निरागी उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन अरीसू उस पर लगातार मुक्के बरसाने लगता है। तब तक गेम में सिर्फ 9 मिनट बचे होते हैं। फिर अरीसू उसागी को अपनी पीठ पर उठाकर बेस तक ले जाता है। वहां पहुंचकर उसागी उसे माफी मांगती है कि वो उसकी मदद नहीं कर पाई। अब जबकि सिर्फ 7 मिनट बचे हैं, अरीसू को कोई तरकीब सोचनी होगी जिससे वो क्यूमा के बेस को छू सके। दूसरी तरफ क्यूमा को यकीन होता है कि अब उसकी टीम जीतने वाली है, इसीलिए वो सैर पर निकल जाता है। अरीसू उसे समंदर के किनारे मिल जाता है। दोनों के बीच एक इमोशनल बातचीत होती है। अरीसू क्यूमा को थैंक यू कहता है उसके पहले दिए गए सुझावों के लिए, और आखिरी बार हाथ मिलाने को कहता है। क्यूमा पहले मना कर देता है, क्योंकि उसे पता होता है ऐसा करने से उसके कुछ पॉइंट्स ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हुए हाथ मिलाने आ जाता है। जैसे ही दोनों हाथ मिलाते हैं, स्कोर बोर्ड पर अपडेट होता है। क्यूमा के पॉइंट्स अरीसू को ट्रांसफर हो जाते हैं और अरीसू की टीम 500 पॉइंट से लीड पर आ जाती है। वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं जब गेम की आवाज अनाउंस करती है कि अरीसू की टीम अब लीड कर रही है। क्यूमा अरीसू की चाल को देखकर मुस्कुराता है और पूछता है, तुमने ये कैसे किया? अब सीन थोड़ा पीछे जाता है, जहाँ कुछ मिनट पहले तत्ता अपने हाथ को कंटेनर के दरवाजे से जोर जोर से मार रहा था। अरीसू उसे ऐसा करते देखता है और उसे रोकने दौड़ता है। तत्ता बताता है कि उसके पास एक आइडिया है जिससे वो टीम को जीत दिला सकता है। वो चाहता है कि उसके हाथ से ब्रेसलेट निकाल लिया जाए। पहले तो अरीसू मना करता है, लेकिन फिर तत्ता उसे समझाता है कि रूल्स में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि ब्रेसलेट निकालने से सजा मिलेगी, और यही एक तरीका है जिससे वो जीत सकते हैं। अरीसू उसकी मदद करता है और तत्ता अपने हाथ से ब्रेसलेट निकाल देता है। जैसे ही ब्रेसलेट निकलता है, अरीसू उसे पहन लेता है और उसके पास एक्स्ट्रा 10,000 पॉइंट्स आ जाते हैं। क्योंकि तत्ता बेस से बाहर कभी गया ही नहीं था, इसीलिए क्यूमा की टीम उसके पॉइंट्स नहीं चुरा पाई, और उसका ब्रेसलेट अब भी एक्टिव था, जिससे वो क्यूमा की टीम से पॉइंट ले सकता था। तत्ता अरीसू का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी अच्छाई और पॉजिटिव सोच की कद्र की, वरना बाकी सब तो हमेशा उसकी नीयत पर शक ही करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ किंग यानी क्यूमा की टीम हार को खुशी खुशी एक्सेप्ट करती है और कोई भी क्यूमा को इसका जिम्मेदार नहीं ठहराता। खेल के खत्म होने का इंतजार करते हुए अरीसू दोबारा क्यूमा का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वो उसे एक अच्छा दोस्त मानता है, क्योंकि उसी ने उसे साथ में लड़ने और खुद पर भरोसा करना सिखाया। अरीसू एक सवाल करता है कि अगर मैं ये सारे गेम जीत गया तो क्या मुझे रियल वर्ल्ड में वापस जाने को मिलेगा? क्यूमा सीधा जवाब नहीं देता, बस इतना कहता है कि अरीसू को अपनी दिल की सुननी चाहिए और खुद अपने फैसले लेने चाहिए। वो कहता है कि अरीसू को दूसरों की राह पर नहीं चलना चाहिए, बल्कि अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीनी चाहिए। ये सुनकर अरीसू कहता है कि काश वो दोनों रियल वर्ल्ड में मिले होते तो बहुत अच्छे दोस्त बन सकते थे। क्यूमा मुस्कुराता है, हार को गर्व से एक्सेप्ट करता है और एक पत्थर के ऊपर खड़ा हो जाता है। तभी आसमान से लेजर बीम गिरती है और क्यूमा की पूरी टीम मारी जाती है। दूसरी ओर बेस पर उसागी होश में आती है और कुइना उसे जीत की खबर देती है। अरीसू भागकर तत्ता के पास जाता है और उसके सेक्रीफाइस के लिए उसे थैंक यू कहता है, लेकिन अफसोस ज्यादा खून बह जाने के वजह से तत्ता की वहीं मौत हो जाती है। अरीसू समंदर के किनारे उसके लाश को दफनाकर उसे आखिरी अलविदा कहता है। इसके बाद कुइना, अरीसू और उसागी वादा करते हैं कि अब वो हर हाल में ये गेम्स जीतेंगे तत्ता के बलिदान के खातिर। यहाँ तक कि निरागी भी पहली बार तत्ता की कुर्बानी को लेकर शुक्रगुजार जीतेंगे तत्ता के बलिदान के खातिर। यहाँ तक कि निरागी भी पहली बार तत्ता की कुर्बानी को लेकर शुक्रगुजार महसूस करता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है टेओ प्रिजन में, यानी एक नई जगह पर जहाँ कई प्लेयर्स एक नए गेम को शुरू करने का इंतजार कर रहे थे।
हैरानी की बात यहाँ है कि चीशिया वहीं मौजूद होता है। सारे प्लेयर्स अपने अपने कॉलर पहने हुए एक सेंट्रल गार्ड रूम में खड़े हैं। तभी स्क्रीन पर गेम का नाम दिखाया जाता है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। एक बड़ी स्क्रीन पर रूल्स बताए जाते हैं। सबको अपने कॉलर के पीछे लगी कार्ड की साइन को सही सही गेस करना है। लेकिन ट्विस्ट यह है कि कोई खुद अपनी कार्ड को नहीं देख सकता, उन्हें किसी और की मदद लेनी होगी। अगर जवाब गलत हुआ तो कॉलर फट जाएगा और प्लेयर की वहीं मौत हो जाएगी। इससे बचने के लिए प्लेयर्स को एक जैक ऑफ हार्ट्स को ढूंढना होगा जो उन्हीं के बीच कहीं छुपा हुआ है। गेम का असली मकसद है इस जैक ऑफ हार्ट्स की पहचान करना, वरना वो लोग उस जेल में जिंदगी भर कैद रह सकते हैं। अंदर खाने पीने का पूरा इंतजाम है ताकि लोग वहां सालों तक जिंदा रह सकें, लेकिन बाहर कभी निकल पाएंगे जब सही इंसान की पहचान हो जाए। जैसे ही रूल्स अनाउंस होते हैं, सारे प्लेयर्स आपस में ग्रुप बनाना शुरू कर देते हैं ताकि एक दूसरे की मदद कर सकें। चीशिया भी धीरे धीरे आगे आता है और इस बार उसे एक सच्चा पार्टनर भी मिल जाता है। जैसे जैसे राउंड पूरे होते हैं, ग्रुप के लोग एक एक कर एक दूसरे को धोखा देने लगते हैं। सब अपने कॉलर का सिंबल झूठ बोलने लगते हैं ताकि सामने वाला गलत जवाब दे और उसका कॉलर फट जाए। इस वजह से कई प्लेयर मरने लगे। जब 9वें राउंड का अंत हुआ तब तक सिर्फ 6 लोग ही बचे थे। चीशिया का पार्टनर अब और टेंशन नहीं झेल पाया। जब कंप्यूटर ने उससे उसके कॉलर का सिंबल पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया और उसका कॉलर ब्लास्ट हो गया। अब चीशिया अकेले रह गया। उसके पास बस एक ही रास्ता था, अपनी सोच और अंदाजे पर भरोसा करना। अगली सीन में चीशिया अकेले बेंच पर बैठा सोच रहा था कि आखिर वो अपने कॉलर का सही सिंबल कैसे जाने। उसे एहसास होता है कि ये गेम अकेले नहीं जीता जा सकता, इसीलिए वो एक प्लेयर मात्सुशिता से बात करता है और उसका सिंबल जानने की कोशिश करता है। मगर दिक्कत यह है कि मात्सुशिता एक सीरियल किलर सुनातो से जुड़ा हुआ था, जो शायद जैक ऑफ हार्ट्स हो सकता है। चीशिया मात्सुशिता को बताता है कि सुनातो बहुत से लोगों को मार चुका है और किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भरोसा जीतने के लिए चीशिया उसे अपना असली सिंबल बता देता है, लेकिन मात्सुशिता झूठ बोलता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद एक लड़की कोटो को खाना लेने आती है। चीशिया उसे अपने सिंबल के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती और उसे इग्नोर कर देती है। इसके बाद वाले राउंड में चीशिया फिर अकेला पड़ जाता है और बाकी 2 जोड़ियां एक दूसरे के साथ होती हैं, लेकिन मात्सुशिता उन्हें भी मैनिपुलेट कर देता है कि वो अपने पार्टनर का सिंबल झूठा बताएं। जब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में सिंबल चुनने का वक्त आता है तो चीशिया अपने अंदाजे से डायमंड को चुनता है। मात्सुशिता अकेले कन्फाइनमेंट से बाहर निकलता है और सोचता है कि शायद अब वही अकेले बचा है। वो जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन तभी चीशिया, सुनातो और याबा बाहर आते हैं। ये देखकर मात्सुशिता हक्का बक्का रह जाता है। इसके बाद चीशिया मात्सुशिता पर इल्जाम लगाता है कि वही जैक ऑफ हार्ट्स है, मगर मात्सुशिता शांति से मना कर देता है। चीशिया उसे प्रूफ करने के लिए बताता है कि उसने देखा कि कैसे वो और कोटो को कैफेटेरिया में बिना बोले सिर्फ कुकीज के फ्लेवर के जरिए एक दूसरे को सिंबल बता रहे थे। फिर भी मात्सुशिता मानने को तैयार नहीं होता, लेकिन याबा और सुनातो उसे पकड़कर एक सेल में बंद कर देते हैं और उसे पीटने लगते हैं। उसी वक्त चीशिया जेल से बाहर निकल जाता है और आसमान में उड़ता हुआ प्लेन जिसमें जैक ऑफ हार्ट्स का कार्ड होता है जल कर राख हो जाता है। आगे का सीन एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो होता है। सर्वाइवर काइटो कामेयामा ने बनाया था। उसने कई लोगों का इंटरव्यू लिया और उनकी कहानियों को जोड़कर ये वीडियो तैयार किया है। इस वीडियो को देखकर ये साफ हो जाता है कि अब की दुनिया नशेबाजों, अपराधियों और चोरों के लिए एक आरामदायक जगह बन चुकी है। इनमें से कई लोग कहते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा आजादी मिल गई है, कोई नियम कायदे नहीं है और वो इस दुनिया का हिस्सा बनकर खुश हैं। काइटो के मुताबिक गेम मास्टर्स ने इन लोगों की जिंदगी का तरीका पूरी तरह बदल दिया और उन्हें बेकार बना दिया है। सर्वाइवर्स को अब लगता है कि ये गेम्स खेलते रहना होगा ताकि उन्हें पता चल सके कि क्या अब भी नॉर्मल दुनिया में लौटने का कोई चांस है या नहीं। अगली सुबह क्वीना को एन और चीशिया की प्लेयर्स की जरूरत है ताकि वो आने वाले गेम्स जीत सकें। क्वीना उन्हें भरोसा दिलाती है कि वो फिर से जरूर मिलेंगे, लेकिन अरीसू अभी तक तत्ता के मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। वो अपने दोस्तों करूबे और छोटा के साथ बिताए गए प्यारे लम्हों को याद करता है, कैसे वो लोग हमेशा उसे हिम्मत देते थे और सही रास्ता चुनने के लिए मोटिवेट करते थे जब वो बिल्कुल टूट चुका होता था। एक दिन उसागी खाने की तलाश में जाती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। फिर वो अरीसू के पास लौटती है और उसे मदद मांगती है। उसागी उसे सुझाव देती है कि उन्हें शिकार पर जाना चाहिए ताकि कुछ खाना मिल सके। अरीसू भी भूखा होता है, इसलिए वो दोनों पास में एक पार्क में रैबिट पकड़ने निकल पड़ते हैं। वो कई बार कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। अरीसू थक हार कर हार मानने लगता है। उसी वक्त दोनों को पास में कुछ गिरने जैसी आवाज आती है। वो उस आवाज के पीछे जाते हैं और मेन रोड पर पहुंच
पहुंचते हैं जहां बहुत सारे लोग मरे हुए पड़े होते हैं। उन मरे हुए लोगों में से अरीसू को काइतो दिखता है। अरीसू उसके पास जाता है। मरने से पहले काइतो बस इतना बता पाता है कि उसने बहुत सारी फिल्में रिकॉर्ड की हैं जो वो इस जगह पर रहते हुए बना रहा था। और ज्यादा जानने के लिए अरीसू और उसागी काइतो के वैनिटी वैन में जाते हैं और वहाँ बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स पाते हैं। वो सब वीडियो एक एक कर देखने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि काइतो ने सारे वीडियो एक छोटे 8mm कैमरा से रिकॉर्ड की थी। इन वीडियोस में उन्हें एन भी दिखती है जो पेड़ों के ग्रोथ और पानी के लेवल पर रिसर्च कर रही होती है। आखिर में एन ये कहती है कि वो टोक्यो से बाहर जाने की कोशिश कर रही है ताकि पता लग सके कि इस सब तबाही के पीछे कौन है। अगली वीडियो में काइतो सेता गया के एक एरिया में जाता है जहाँ किसी इंसान के बारे में खबर है जो इस पूरे दुनिया में आने का हर एक पल याद रख सकता है। बाद में पता चलता है कि वो एक औरत है जिसके दिमाग की सर्जरी हुई थी, फिर भी उसे सब कुछ याद है। वो औरत बताती है कि उसे जिन लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन के वक्त देखा था वो इंसान नहीं थे। जैसे ही वो कुछ और कहने लगती है, किंग ऑफ स्पेड्स वहां आ जाता है और उस औरत समेत उस पूरे मोहल्ले के लोगों को मार डालता है। फिर कहानी वापस अरीसू और उसागी पर आती है। जब डॉक्यूमेंट्री खत्म होती है तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो जल्दी से वैन का दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि हवा में किंग ऑफ स्पेड्स का कार्ड उड़ रहा था। वो समझ जाते हैं कि किंग ऑफ स्पेड्स पास में ही है, इसलिए दोनों वैन से भागते हैं। लेकिन किंग ऑफ स्पेड्स उन्हें देख लेता है और पीछा करने लगता है। अपनी जान बचाने की कोशिश में अरीसू और उसागी अलग हो जाते हैं। अभी अरीसू समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, तभी कोई उसे जोर से चेहरे पर मारता है और वो बेहोश हो जाता है। रात में जब अरीसू को होश आता है तो वो खुद को एक औरत के पास बैठा हुआ पाता है। अरीसू से पूछता है कि उससे किसने बचाया। वो औरत कहती है कि उसके ग्रुप का एक साथी उसे यहाँ बचा कर लाया। फिर अरीसू हैरान रह जाता है जब वो औरत उसका नाम लेकर पुकारती है। वो पूछता है कि उसे उसका नाम कैसे पता, तो वो औरत उसे उस आदमी की तरफ इशारा करती है जिसने उसकी जानकारी दी थी। अरीसू जैसे ही उस आदमी की तरफ बढ़ता है देखता है वो कोई और नहीं बल्कि अगुनी है। हैरान रह जाता है कि वो जिंदा है। अगुनी वही बंदा है जिसने पहले सीजन में बीच वाले इंसिडेंट में दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। अब अगुनी कहता है कि उसे अब जीने की कोई चाह नहीं है, उसका बस एक ही मकसद है, गेम के मास्टर्स को मारना ताकि बाकियों की जिंदगी थोड़ी आसान हो सके। एक तरफ अरीसू को खुशी होती है कि अगुनी वापस आ गया, लेकिन साथ ही उसे उसागी की भी फिक्र है और वो उसे ढूंढना चाहता है। अगुनी कहता है कि ये गेम उसके जैसे इंसान के लिए परफेक्ट है जिसे जिंदा रहने के लिए कोई उम्मीद ही ना हो। फिर वो अरीसू से पूछता है कि वो किस वजह से अब तक जिंदा है, क्या वो ये सब उसागी के लिए कर रहा है। लेकिन अरीसू इससे इनकार कर देता है और उसे क्यूमा की बात याद आती है कि इंसान को जिंदा रहने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती। इसके बाद अगुनी बताता है कि उसने एक लड़की अकाने के साथ टीम बना ली है ताकि किंग ऑफ स्पेड्स को जंगल में फंसाकर मारा जा सके। अकाने एक विकलांग लड़की है जिसकी एक टांग नहीं है। अब कहानी अकाने की फ्लैशबैक में जाती है। जब वो स्कूल में थी, अकाने स्कूल में सबसे पॉपुलर और सुंदर लड़की होती थी और कई लड़के उसके पीछे घूमते थे। एक दिन जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल के बाहर निकल रही होती है तभी आसमान में पटाखों जैसी आवाज आती है और सब कुछ बदल जाता है। अकाने अचानक खुद को एक बड़े फुटबॉल मैदान में पाती है जहाँ उसके फोन पर एक मैसेज आता है, गेम इज अबाउट टू बिगिन, मतलब गेम की शुरुआत होने वाली है। गेम का नाम होता है बॉइलिंग डेथ, जिसमें सबको मैदान में भागना होता है क्योंकि पूरा एरिया गिरने वाला होता है। थोड़ी ही देर में जमीन हिलने लगती है और अकाने फटाफट भागती है। तभी जमीन फटती है और उसमें से उबलता हुआ पानी निकलता है। कई लोग उसमें जलकर मर जाते हैं लेकिन अकाने किसी तरह बच जाती है। बचते बचते वो एक बिल्डिंग के खंडरों में पहुंचती है और वहां उसके पैर में एक लोहे की रॉड घुस जाती है। वो काफी देर रोती है, फिर हिम्मत करके रॉड निकालती है और मदद ढूंढने निकलती है। अब घिसटते घिसटते वो एक हॉस्पिटल तक पहुंचती है लेकिन वहां डॉक्टर उसे बताता है कि उसका पैर इन्फेक्टेड है और उसे काटना पड़ेगा। और ऊपर से डॉक्टर शर्त रखता है कि वो तभी इलाज करेगा अगर अकाने उसके साथ सोने के लिए तैयार हो। जिंदा रहने की चाह में अकाने हाँ कर देती है और अपना टांग कटवा लेती है। दूसरी तरफ अगुनी अपने पुराने दोस्त हैटर को याद करता है और उसकी कल्पना में उससे बात करता है, लेकिन हैटर इस बार उसे उल्टी सीधी बातें कहता है और उसे डीमोटिवेट करता है कि वो किंग ऑफ स्पेड्स के सामने क्यों खड़ा हो रहा है। वो ये भी ताना मारता है कि पिछले सीजन में विच को ढूंढने के चक्कर में अगुनी ने कई मासूम को मारा था। अगुनी अंदर से खुद को भी मारना चाहता है लेकिन बाहर से दिखाता है जैसे उसे कोई और मरने पर मजबूर कर रहा हो। अगली सुबह अरीसू उठता है तो देखता है कि अकाने कपड़े बदल रही है। अकाने बात करने लगती है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए, और फिर वो अरीसू के करीब आने की कोशिश करती है लेकिन अरीसू उसे दूर कर देता है। तभी अगुनी वहां पहुंचता है और अकाने पीछे हट जाती है। अरीसू उसागी को ढूंढने
की बात करता है, लेकिन अगुनी मना कर देता है कि अकेले वहां जाना काफी खतरनाक होगा, क्योंकि जैसे ही अरिसु कहीं दिखाई देगा किंग ऑफ स्पेड्स हमला कर देगा। अगुनी बताता है कि गेम मास्टर्स के पास ट्रैकिंग डिवाइस और भी कई सारे टूल्स हैं जिससे वो खिलाड़ियों को ढूंढ लेते हैं। अगुनी फिर अपनी एक प्लानिंग बनाता है। वो, अकाने और अरिसु मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो किंग ऑफ स्पेड्स को पहाड़ियों की तरफ लाकर उस पर हमला करेंगे। जल्दी अगुनी एक परफेक्ट जगह ढूंढ लेता है जहां वो ट्रैप्स सेट करेंगे, ताकि जैसे ही किंग उस एरिया में आए उन्हें पता चल जाए। रात का वक्त होता है। अरिसु पहरेदारी कर रहा था, लेकिन उसे नींद भी आ रही होती है। उसी समय उसकी किस्मत खराब हो जाती है, क्योंकि किंग ऑफ स्पेड्स वहां पहुंच जाता है और उस पर बंदूक तान देता है। लेकिन तभी अकाने वहां पहुंच जाती है और वहां धुआं फैलाने वाला बम फेंकती है ताकि किंग का ध्यान भटक जाए। इस मौके का फायदा उठाकर अगुनी गोली चलाता है, लेकिन किंग ऑफ स्पेड्स बुलेट प्रूफ जैकेट पहना होता है और उसे कुछ नहीं होता। वो दोबारा खड़ा हो जाता है। इसके बाद अरिसु उसे भटकाने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन किंग उस पर ग्रेनेड फेंक देता है। जान बचाने के लिए अरिसु नदी पर छलांग लगाकर भाग जाता है। अब मिशन की जिम्मेदारी अगुनी पर आ जाती है, लेकिन वो बैलेंस खो देता है और उसके सिर पर गहरी चोट लग जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। किंग ऑफ स्पेड्स वहां से चला जाता है और अकाने अगुनी को झाड़ियों में छुपा देती है। अगली सुबह नदी का बहाव अरिसु को एक नई जगह पर ले आता है। वो वहां उसागी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती। इस बीच बाकी प्लेयर्स के हालात भी दिखाए जाते हैं। एन कॉम्पास लेकर कुछ हिसाब किताब निकाल रही होती है। कुइना नए गेम्स खेल रही होती है ताकि उसकी वीजा बढ़े। दूसरी तरफ उसागी एक घर में खाने की तलाश में जाती है, जहां उसे एक लड़की और छोटा बच्चा मिलता है। उस बच्चे के माता पिता मर चुके होते हैं और उसकी हालत भी बहुत खराब होती है। अरिसु उसे गेम खेलने के लिए मनाने की कोशिश करती है। जब वो बच्चा गेम एरिना पहुंचता है तो पहले खेलने से मना कर देता है, लेकिन उसागी किसी तरह उसे मना लेती है। तभी वहां मौजूद लोग उस पर गुस्सा करते हैं कि उसने एक छोटे बच्चे को गेम में घसीटा। उसी वक्त अरिसु भी वहां पहुंच जाता है, जो उसागी को ढूंढ रहा होता है, और उसे देखकर वो काफी खुश था। दोनों एक दूसरे को पाकर राहत महसूस करते हैं। फिर गेम शुरू होता है। इस गेम का नाम होता है चेकमेट और ये क्वीन ऑफ स्पेड्स का गेम होता है। बताया जाता है कि इसमें 2 टीमें होंगी, एक क्वीन की टीम और दूसरी चैलेंजर टीम। क्वीन टीम में 4 मेंबर स्क्रीन पर अपना परिचय देते हैं और चैलेंजर टीम में कुल 16 लोग होते हैं। छोटे बच्चे को क्वीन ऑफ स्पेड्स खुद चुनती है चैलेंजर टीम का हिस्सा बनने के लिए, और वो खुद अपनी टीम लीड करती है। गेम के नियम होते हैं, हर खिलाड़ी की पीठ पर एक बटन होगा। चैलेंजर टीम वालों को नीला और क्वीन टीम का लाल। अगर कोई खिलाड़ी दूसरे टीम के किसी भी मेंबर से टैग हो जाता है, मतलब बटन दब जाता है, तो उसे उस टीम में जाना पड़ेगा। अंत में जिस टीम के पास ज्यादा खिलाड़ी होंगे वही जीतती है। हारने वाली टीम के सभी मेंबर्स मारे जाएंगे। क्वीन की टीम बहुत जोरदार तरीके से खेलना शुरू करती है और चैलेंजर टीम के मेंबर्स को एक एक करके पकड़कर अपनी टीम में शामिल कर लेती है। छठे राउंड तक चैलेंजर टीम में सिर्फ 3 लोग बचते हैं, अरिसु, उसागी और वो छोटा बच्चा। वहीं क्वीन की दिलचस्पी अरिसु में होने लगती है और वो चाहती है कि वो उसकी टीम में आ जाए। क्वीन की टीम अरिसु का पीछा करती है और उसे घेर लेती है। तभी उसागी बीच में कूद जाती है और उसे बचा लेती है। लास्ट राउंड में सिर्फ 3 मिनट बाकी होते हैं जब उसागी और क्वीन के बीच लड़ाई होती है और उसागी रेलिंग से नीचे गिर जाती है, लेकिन वो किसी तरह बच निकलती है। क्वीन उसागी को हर कीमत पर मिटाना चाहती थी, क्योंकि उसे अब बाकी टीम के सदस्यों से कोई मतलब नहीं होता। अब उसके निशाने पर सिर्फ उसागी होती है। गेम के आखिरी पलों में उसागी बाकी खिलाड़ियों को समझाने की कोशिश करती है कि अगर वो क्वीन की बात मानेंगे तो वो इस दुनिया में जिंदा तो रहेंगे, लेकिन कभी असली दुनिया में वापस नहीं जा पाएंगे। उसागी की बात खिलाड़ियों के दिल को छू जाती है और धीरे धीरे लोग उसागी की टीम में आने लगते हैं। इस बीच क्वीन ऑफ स्पेड्स अपने टीम मेंबर्स को कंट्रोल कर रही थी ताकि वो अरिसु को पकड़ सके। ध्यान भटकाने के लिए उसागी एक गैस पाइप को फाड़ देती है, जिससे अरिसु को भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन क्वीन ने अपनी पूरी टीम को अरिसु को घेरने भेज दिया था। गेम के आखिरी सेकंड में अरिसु रेलिंग से कूद जाता है। आखिरकार उसागी और अरिसु कुछ और प्लेयर्स को अपनी टीम में जोड़ लेते हैं और क्वीन की टीम के आखिरी राउंड से पहले गेम जीत लेते हैं। अब क्वीन अकेले रह जाती है और रूल्स के हिसाब से क्वीन को मार दिया जाना था, लेकिन उससे पहले अरिसु उससे पूछता है कि क्या सभी फेस कार्ड गेम्स जीतने के बाद वो सभी असली दुनिया में लौट सकते हैं। क्वीन कोई सीधा जवाब नहीं देती, बस कहती है बाकी के गेम्स खेल लो, जवाब तुम्हें खुद मिल जाएगा।
इसके बाद का सीन एक बड़ी बिल्डिंग के खंडर में होता है जहाँ उसागी और अरिसु पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें गर्म पानी के सोते मिलते हैं। दोनों वहाँ थोड़े वक्त बिताने का फैसला करते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, इतना के किस भी कर लेते हैं। तभी वहाँ उन्हें कुछ हाथी दिखते हैं और ये सब देखकर अरिसु कहता है कि अब उसे ये दुनिया थोड़ी पसंद आने लगी है। इसके बाद हम देखते हैं एन को। वो जंगल में एक मरी हुई हिरन को देखकर अपनी पुरानी जिंदगी याद करती है जब वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर हुआ करती थी। हिरन ने आखिरी सांस तक जीने की कोशिश की थी। ये देखकर एन भी तय करती है कि वो भी हिम्मत नहीं हारेगी और असली दुनिया में वापस लौटने का रास्ता ढूंढेगी। दूसरी तरफ क्वीना एक अस्पताल पहुंचती है जहां उसकी मां आखिरी बार एडमिट हुई थी। वहां घूमते हुए उसे अपनी मां की एक तस्वीर भी मिलती है। सीन कट होता है चीशिया पर। वो अब किंग ऑफ डायमंड्स वाले गेम के लिए तैयार है। गेम सुप्रीम कोर्ट जैसे जगह पर हो रहा था और इसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट कहा जाता है। हर प्लेयर को एक टैबलेट दिया जाता है और उन्हें 0 से 100 के बीच में एक नंबर चुनना होता है। फिर सभी नंबरों का एवरेज लिया जाता है और उसे 0.8 से मल्टीप्लाई किया जाता है। जो प्लेयर उस फाइनल नंबर के सबसे करीब होता है वो राउंड जीतेगा। जो नहीं जीतेगा उसका 1 पॉइंट कम हो जाएगा। -10 पहुंचने पर प्लेयर गेम से बाहर हो जाएगा। एक एक करके सारे प्लेयर्स एलिमिनेट होते जाते हैं और उन पर सल्फ्यूरिक एसिड डाला जाता है। आखिरी राउंड तक चीशिया और किंग ऑफ डायमंड्स यानी कुजुरयू ही बचते हैं। सेकंड लास्ट राउंड से पहले कुजुरयू चीशिया से पूछता है अगर इमरजेंसी हो पहले कुजुरयू चीशिया से पूछता है अगर इमरजेंसी हो तो वो अमीरों को वैक्सीन देगा या गरीबों को। चीशिया को याद आता है कि जब वो डॉक्टर था तब एक अमीर आदमी ने पैसे देकर अपने बेटे को बचा लिया था, लेकिन एक गरीब बच्चा हया तो मर गया था। इसीलिए चीशिया 100 नंबर चुनता है और साफ साफ बताता है। कुजुरयू ये सुनकर हैरान रह जाता है और अगर चाहता तो कुजुरयू कोई और नंबर चुनकर गेम जीत सकता था, लेकिन उसे चीशिया का नजरिया बहुत पसंद आया होता है और वो 0 चुनता है और राउंड हार जाता है। अब दोनों के पास -9 पॉइंट्स होते हैं, मतलब लास्ट चांस बचा है। चीशिया फिर से 100 चुनता है और गेम का फाइनल फैसला कुजुरयू के हाथ में है। कुजुरयू को अचानक मोमोका की याद आती है, पिछले सीजन की वही विच। वो उससे पूछता है कि जानबूझकर विच क्यों बनी जब पता था कि मरना पड़ेगा। मोमोका कहती है कि उसने अपनी मर्जी से यह चुना ताकि कोई गेम मास्टर उसकी मौत तय ना करे। इंसान का दिल बहुत ताकतवर होता है और गेम की वजह से एक दूसरे को मारना नहीं चाहिए। ये बात कुजुरयू के दिल को छू जाती है और आखिरी राउंड में वो फिर से 0 चुनता है, मतलब चीशिया को बचा लेता है। चीशिया उसे पूछता है कि ऐसा तुमने क्यों किया, तो कुजुरयू कहता है पहली बार अपने आदर्शों को मैंने फॉलो किया और बिना गिल्ट के इस दुनिया से मैं जाना चाहता हूँ। फिर कुजुरयू पर सल्फ्यूरिक एसिड गिरता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। इधर अकाने अगुनी को मरता छोड़ देती है जब वो किंग ऑफ स्पेड से लड़ते हुए मर जाता है। अब वो ठान लेती है कि सीखी हुई बातों के साथ गेम्स खेलते रहेगी और जिंदा रहेगी। उसागी और अरिसु एक बेहतर भविष्य की उम्मीद करते हैं। एन और क्वीना भी लौटकर गेम्स खेलने आती है, बस एक मकसद के साथ, असली दुनिया में लौटना। अब हम फिर से निरागी को देखते हैं जो शहर के सड़कों पर भटक रहा है किसी पर अपना गुस्सा निकालने के लिए। रास्ते में उसे एक बुरी तरह घायल आदमी मिलता है जो उसे गुजारिश करता है कि उसकी तकलीफ खत्म कर दे, लेकिन निरागी उसकी मदद करने के बजाय उसे वहीं तड़पता छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ एक गेम के दौरान एन और क्वीना की टक्कर हो जाती है। इस वक्त कई फेस कार्ड्स जैक ऑफ क्लब्स, जैक ऑफ डायमंड्स और किंग ऑफ हार्ट्स अलग अलग गेम्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। इनमें थ्रो बॉल, रोप क्लाइंबिंग और पोकर जैसे गेम शामिल हैं। सबसे खतरनाक गेम वो है जिसमें एक सुरंग के अंदर लोगों को एक जानलेवा जानवर से बचते हुए निकलना होता है। एन और क्वीना साथ मिलकर ये सारे गेम्स खेलती हैं और वो बहादुरी से जीतकर बाहर निकलती हैं। यहाँ पता चलता है कि अब बस 2 फेस कार्ड्स बचे हैं, किंग ऑफ स्पेड्स और क्वीन ऑफ हार्ट्स, यानी कि अब सिर्फ 2 गेम्स और खेलने बाकी हैं। फिर अरिसु हथियार ढूंढने के लिए बर्बाद हो चुके शहर में घूम रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात चीशिया से हो जाती है। दोनों एक दूसरे को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। चीशिया कुछ जरूरी बात करने वाला होता है कि तभी निरागी वहां पहुंच जाता है बंदूक लिए हुए और अचानक गोलियां चलानी शुरू कर देता है। चीशिया को गोली लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है। अरिसु उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन निरागी किसी की नहीं सुनता। वो तो ये तक कह देता है कि क्यों ना दोनों एक दूसरे को गोली मारे और सब खत्म करें। तभी चीशिया भी अंधाधुन गोली चलाता है और अरिसु और निरागी पास खड़ी गाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। तभी उसागी वहां पहुंचती और निरागी से गोली चलाना बंद करने की
अपील करती है, लेकिन इरागी उसकी भी बात नहीं मानता और उस पर भी गोली चलाने लगता है। चीशिया उसागी को बचाने के लिए उसके आगे जाता है और खुद गोली खा लेता है। उसी समय अरिसु भी निरागी को गोली मार देता है। चीशिया जमीन पर पड़ा होता है, सांसें भी ठीक से नहीं चल रही होती हैं, लेकिन वो खुश होता है कि उसने उसागी और अरिसु को बचा लिया। अरिसु उसके पास आता है और पूछता है वो क्या बताना चाहता था, लेकिन चीशिया कुछ भी नहीं कह पाता और बेहोश हो जाता है। अचानक आसमान में एक प्लेन उड़ता नजर आता है जिस पर किंग ऑफ स्पेड्स का झंडा लगा होता है और दूर कहीं गोलियों की आवाजें सुनाई देती हैं। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। तभी किंग ऑफ स्पेड्स आ धमकता है और गोलियां चलानी शुरू कर देता है। उसागी और अरिसु गाड़ी के पीछे छुपते हैं और वहां उन्हें क्वीना और एन भी मिलते हैं। अब वो चारों साथ आ जाते हैं और क्वीना अरिसु से पूछती है चीशिया कहाँ है, लेकिन अरिसु झूठ बोल देता है कि वो ठीक है। किंग ऑफ स्पेड्स अब रैंडम लोगों को मारता जा रहा था और ये चारों फैसला करते हैं कि अब इसे मिलकर हराना ही होगा। थोड़ी ही देर बाद किंग ऑफ स्पेड्स जो काले कपड़े और नकाब में होता है उनके सामने आ जाता है। जब वो एन पर हमला करता है, क्वीना बीच में आ जाती है और उसकी जान बचा लेती है। एन इसका फायदा उठाकर वहां से भाग जाती है, लेकिन अब किंग क्वीना का पीछा करने लगता है। फिर किंग अपना नकाब और कपड़े उतारता है और अपना चेहरा दिखाता है। जब वो अरिसु और उसागी का पीछा शुरू करता है तभी अकाने वहां पहुंचती है और तीर से उस पर वार करती है, पर अफसोस इसका भी उस पर कोई असर नहीं होता। अचानक अगुनी भी वहां पहुंच जाता है और किंग ऑफ स्पेड्स पर गोलियां चलाने लगता है। इसके बाद पूरी टीम दोबारा इकट्ठा होती है और मिलकर एक प्लान बनाती है कि किंग ऑफ स्पेड्स को नजदीकी दवाइयों की दुकान ड्रग स्टोर के अंदर बुलाकर उसमें धमाका कर देंगे जिससे वो मारा जा सके। अब जबकि किंग अपने हथियार ऊपर से उड़ते हुए प्लेन से लेता था, इसलिए टीम उसे वहां से दूर एक तंग गली की तरफ लाने की कोशिश करती है। जब तक क्वीना और एन उसे डिस्ट्रैक्ट करती है तब तक अरिसु दुकान के अंदर गैस के डिब्बे रखता है ताकि धमाका जोरदार हो। ये काम काफी रिस्की है, लेकिन अरिसु तैयार है। पर किंग बहुत ही चालाक और ताकतवर निकलता है। सब लोग मिलकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन कोई भी उसे हरा नहीं पाता। तभी जब किंग अगुनी पर गोली चलाने वाला होता है तो अकाने बीच में आकर खुद को गोली खिला लेती है और अगुनी की जान बचा लेती है। उसके बाद किंग एन पर भी गोली चला देता है। क्वीना और उसागी भी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों चाकू से घायल हो जाती हैं। अपनों को इस हालत में देखकर अगुनी गुस्से में आकर किंग पर बंदूक तानता है, लेकिन उससे पहले ही किंग गोली चला देता है और अगुनी के सिर को छूती हुई गोली उसे बेहोश कर देती है। अब सब जमीन पर पड़े होते हैं और किंग अरिसु का पीछा करने लगता है। अरिसु तेजी से उस ड्रग स्टोर में घुस जाता है और बम फेंकने की तैयारी करता है, लेकिन किंग अंदर नहीं आता और दूसरी तरफ से जाने लगता है। तभी अचानक अगुनी दोबारा आता है और किंग को जबरदस्ती धक्का देकर दुकान के अंदर धकेल देता है और दरवाजा तोड़ देता है। अरिसु थोड़ा झिझकता है क्योंकि अगुनी भी अंदर है, लेकिन अगुनी उसे इशारा करता है कि बम फेंको। आखिर में धमाका होने से पहले अरिसु और अगुनी दोनों बाहर निकल आते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। धमाके में पूरी दुकान तबाह हो जाती है और किंग बुरी तरह घायल हो जाता है। वो अपनी बंदूक अगुनी को देता और कहता है कि उसे खत्म कर दे। अगुनी बिना वक्त गवाए ट्रिगर दबा देता है और किंग ऑफ स्पेड्स को मार डालता है। इसके बाद जब अगुनी खुद को भी मारने की सोचता है तब उसे हैटर की एक झलक दिखती है जो उसे रोकता है। यहीं पर हमें बाकी कैरेक्टर्स की भी झलक दिखाई जाती है। अकाने अभी भी जिंदा है और खुद को घसीटते हुए अगुनी की तरफ बढ़ रही है। एन और क्वीना भी जिंदा हैं और दोनों एक दूसरे से वादा करती हैं कि अगर असली दुनिया में वो दोनों लौटे तो वो अपनी दोस्ती फिर से शुरू करेंगी। हालांकि क्वीना को एन की मौत होते दिखती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। आखिर में अरिसु और उसागी तय करते हैं कि वो आखिरी गेम खेलेंगे, क्वीन ऑफ हार्ट्स वाला। उन्हें अभी भी उम्मीद है कि इस गेम को जीतने के बाद वो अपनी असली दुनिया में वापस जा पाएंगे और नॉर्मल जिंदगी जी सकेंगे। लेकिन जब वो गेम के अरीना में पहुंचते हैं तो उन्हें बड़ा झटका लगता है क्योंकि क्वीन ऑफ हार्ट्स कोई और नहीं बल्कि मीरा होती है। जैसे ही अरिसु और उसागी क्वीन ऑफ हार्ट्स की गेम अरीना में पहुंचते हैं, मीरा उनका वेलकम करती है और आखिरी गेम क्वीन ऑफ क्रॉकेट के रूल समझाना शुरू करती है। वो बताती है कि ये गेम 3 राउंड का होगा और इसमें कोई जीतने वाला नहीं है, बस ये गेम पूरा करना होगा। गेम की शुरुआत होती है 4 अलग अलग रंग के बॉल्स और अलग अलग जगहों पर रखे हुए होल्स। अरिसु और मीरा दोनों खेलना शुरू करते हैं। पहला राउंड मीरा जीतती है और दूसरा अरिसु। उसागी की टांग में पहले से चोट लगी होती है जिससे कि काफी खून बह रहा था, इसलिए अरिसु चाहता है कि गेम जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन मीरा बार बार गेम
को टालते रहती है। दूसरे राउंड के बाद मीरा दोनों को चाय ऑफर करती है और कहती है ये भी गेम का हिस्सा है। सब एक टेबल पर बैठते हैं चाय पीने के लिए। अरीसू उससे सीधा सवाल करता है कि अगर हम ये गेम पूरा कर लें तो क्या हम अपने असली दुनिया में लौट सकते हैं। मीरा मुस्कुराते हुए कहती है कि उसका जवाब उन्हें तभी मिलेगा जब ये गेम खत्म होगा। फिर मीरा बोलना शुरू करती है कि कुछ ऐसी बातें जो अरीसू को और भी उलझन में डाल देती है। मीरा कहती है कि इंसान टेक्नोलॉजी में कितनी तरक्की कर चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कायरोजेनिक्स, सेल प्रोडक्शन जैसे एडवांस साइंस की बातें करती है। वो कहती है कि 1000 साल के बाद इंसानी जिंदगी इतनी आगे होगी कि मौत नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। फिर वो कहती है कि अगले 50 साल में कैंसर जैसी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, अमीर गरीब का फर्क मिट जाएगा और 500 साल के बाद तो बस डोपामिन शॉट से इंसान अमर हो जाएंगे। ये सब सुनकर अरीसू कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन तभी मीरा हंसने लगती और कहती है कि उसने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था। अब वो नई बातों में उलझाती है, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की बात करती है और कहती है कि उनकी सारी मेमोरीज मिटा दी गई हैं ताकि वो गेम्स में हिस्सा ले सकें। अब अरीसू का सब्र टूटने लगता है। वो गुस्से में आकर मीरा से पूछता है क्या उसकी बताई हुई एक भी थ्योरी सच है या नहीं। मीरा फिर से बात टालती और कहती है उसे कुछ नहीं पता। इस पर अरीसू गन निकालकर मीरा पर तान देता है। उसागी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अरीसू दिल से परेशान हो चुका था। थोड़ा रुकने के बाद अरीसू का एहसास होता है कि मीरा उसे उकसा रही है ताकि वो उसे मार दे और गेम वहीं खत्म हो जाए। लेकिन अगर क्वीन ऑफ हार्ट्स को मार दिया गया तो फिर गेम पूरा नहीं हो पाएगा और सब यहीं फंसे रह जाएंगे। उसी समय उसागी को समझ आता है कि मीरा एक बहुत चालाक मैनिपुलेटर है। वो उसागी को ऐसा सोचने पर मजबूर कर रही है कि ये जो दुनिया है ये सब सच है, जबकि असल में ये सब झूठ है। मीरा कहती है कि ये पूरा गेम अरीसू के दिमाग का उपज है, उसकी इमेजिनेशन में चल रहा है सब कुछ। वो ये भी कहती है कि करूबे और छोटा की मौत से जुड़ी हर गेम की कोई ना कोई कनेक्शन है। सीन कट होता है। अब हम हॉस्पिटल में होते हैं जहां अरीसू एक पेशेंट है और मीरा कानो उसकी थेरेपिस्ट बनी हुई है। उसागी भी उसी हॉस्पिटल में पेशेंट है और उसे अपने पापा की मौत से जुड़ी थेरेपी ले रही होती है। जैसा कि सीजन 1 में बताया गया था, छोटा और करूबे पब्लिक टॉयलेट तक पहुंचे ही नहीं थे। वो रोड क्रॉस करते वक्त एक्सीडेंट में मर गए थे। अरीसू अब भी अपने दोस्तों की मौत का गम नहीं भुला पाया था। उसे लगता है कि उसने करूबे और छोटा को बचा नहीं पाया और उसने उनकी मौत के बारे में सबसे झूठ भी बोला। इसी गिल्ट में वो खुद को कसूरवार मानता है और अब जीने का कोई मतलब नहीं देखता। वो सोचता है कि जो मीरा ने उसे गोलियां दी थी वो खा ले और इस गेम से बाहर निकल जाए। तभी अचानक उसागी एकदम से कमरे से आ जाती है और अरीसू से बात करना शुरू करती है। वो कहती है कि गेम तभी खत्म होगा जब अरीसू खुद हार मान लेगा और यही मीरा चाहती है। लेकिन एक ट्विस्ट आता है। जैसे ही उसागी मानती है कि ये गेम असली है, उसके पैरों से फिर से खून बहने लगता है। अब ये कोई इल्यूजन नहीं हो सकता क्योंकि उसागी खुद भी इन गेम्स में हिस्सा ले चुकी है। वो अपनी कलाई भी काट लेती है ताकि अरीसू को यकीन हो जाए कि सब कुछ सच है। जैसे ही उसागी बेहोश होने लगती है, अरीसू उससे बात करता है और फिर फैसला करता है कि वो उसागी के साथ जीना चाहता है और उसी पल वो गेम खेलने का फैसला करता है। जैसे ही वो ये कहता है, सीन दोबारा छत पर चला जाता है। अब मीरा को समझ आ जाता है कि वो हारने वाली है, तो वो आखिरी राउंड शुरू करने का फैसला करती है। गेम के आखिर तक अरीसू अड़ा रहता है, हार मानने का नाम तक नहीं लेता। आखिर में क्वीन ऑफ हार्ट्स का आखिरी राउंड भी खत्म होता है और अरीसू सारे राउंड्स पार कर लेता है। अरीसू अब मीरा से रिक्वेस्ट करता है कि उसे बताए कि ये दुनिया असली है या नकली। मीरा कहती है कि उसके पास 2 ऑप्शन है और वो जो भी चुनेगा उसे जवाब मिल जाएगा और उसी जवाब से अरीसू समझ पाएगा कि ये वर्चुअल रियलिटी गेमिंग वर्ल्ड है या नहीं। अचानक आसमान से एक लेजर बीम गिरती है और मीरा मर जाती है। साथ ही आसमान में फायरवर्क्स छूटने लगते हैं। फिर एक अनाउंसमेंट होता है। सब खिलाड़ियों से पूछा जाता है कि वो इस दुनिया में रुकना चाहते हैं या असली दुनिया में लौटना चाहते हैं। उसागी और अरीसू रियल वर्ल्ड में लौटने का फैसला करते हैं। बाकी बचे खिलाड़ी जैसे कि चीशिया, निरागी, कुइना, अगूनी और अकाने, वो सभी वापस लौटने का फैसला करते हैं। अब सब कुछ वापस नॉर्मल लगने लगता है। अरीसू खुद को अपने दोस्तों करूबे और छोटा के साथ सड़कों पर घूमता हुआ पाता है। जो लोग गेम में बचे थे वो सभी लोग अब भी आसपास ही दिखते हैं, लेकिन जो लोग मारे गए थे उनका कोई अता पता नहीं। तभी अचानक एक बड़ा सा उल्का पिंड मतलब मीटियोर जमीन से टकराता है, जिससे बहुत लोग मारे जाते हैं और तबाही मच जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। अरीसू एक हॉस्पिटल में है जहां उसका भाई उसकी देखभाल कर रहा है।
भाई बताता है कि अरीसू का दिल 1 मिनट के लिए बंद हो गया था। अरीसू जवाब देता है कि उस 1 मिनट में उसने पूरी जिंदगी जी ली। बाकी के खिलाड़ी भी उसी हॉस्पिटल में होते हैं और सबको थोड़ी देर के लिए कार्डियक अरेस्ट हुआ था। अकाने एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी अगूनी को देखती है जैसे वो उससे जानती हो। दूसरी तरफ कुइना अपने मम्मी पापा से मिलती है जो उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। अब आखिरी सीन में अरीसू और उसागी एक दूसरे से अजनबी की तरह मिलते हैं, लेकिन दोनों को एक अनजाना सा कनेक्शन महसूस होता है। वो थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर हॉस्पिटल से बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। आखिरी सीन में एक टेबल पर कुछ कार्ड्स रखे उड़ जाते हैं, बस एक जोकर कार्ड वहीं रह जाता है जो ये बताता है कि कहानी शायद अभी तक खत्म नहीं हुई। और इसी के साथ एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 2 यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।